देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात पार्ट 1 को बहुत आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के होंगे और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आप पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा रखा है चैप्टर वाइज स्टडी कराते वक्त, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, इसको अगर हिंदी में कहें तो अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर को अगर हम हिंदी में कहें तो हॉर्स पावर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका उत्तर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है डाइन। तो आपको बताना है कि कार्य का मात्रक कौन सा है इनमें से। तो आप यहाँ से बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा है, तो आप भी फटाफट कीजिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए साहब, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, अगर हम कार्य के फॉर्मूला के बारे में बात करें, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या फिर जूल। तो यहाँ पे जूल दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है, वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है, और डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो इन एडिशनल चीज़ों को भी आप हमेशा ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शन मिलीमीटर में दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस स्थिति में जो भी वैल्यू आएगी हमारी, उसको हमको मिलीमीटर में चेंज करना होगा। आप सभी जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻3, और 10⁻³ मीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। और ये बचा हमारा ये वाला पार्ट, तो हम लिख देंगे 10⁻3, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे इंटू 1 मिलीमीटर, लिख देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, और 10⁻³ मतलब क्या, 1 के बटे में 1 लगा के 3 जीरो। ठीक है, 10⁻³ मतलब होता है 1000, और 10⁻³ मतलब होता है 1/1000, और ये लिख देंगे, यानी कि मिलीमीटर लिख देंगे। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो गया, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको किसी भी वैल्यूज को चेंज करना है, मैंने बहुत सटीक तरीके से आपको बता दिया।
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमको पढ़ना होगा और जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं उन्हें हमें नोट करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10⁻⁻15 किलोग्राम है। ठीक है, यदि 25 मिली किलोग्राम रक्त में ऐसे कणों की अनुमानित संख्या कितनी होगी। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि इतना मिलीग्राम है, इतना मिलीग्राम रक्त है, उसमें ऐसे कणों की संख्या, अनुमानित संख्या कितनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया गया है कि एक लाल रुधिर रक्त कणिका में इतने द्रव्यमान होते हैं, यानी कि 10⁻15 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, तो इतने ग्राम रक्त में, इतने मिलीग्राम रक्त में कितना उसमें कणों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये मिलीग्राम जो दिया है इसको आपको ग्राम में चेंज करना होगा। तो मिली मतलब क्या होता है, 1 मिलीलीटर बराबर, देखिए मिलीलीटर की बात नहीं, यहाँ पे ग्राम के बारे में बात हो रहा है, द्रव्यमान के बारे में बात हो रहा है। तो मिली मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, तो 1 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 25 और बटे में 25 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं। 10⁻³ मतलब 1/1000, तो हम लिख सकते हैं 25/1000 और ये ग्राम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि ग्राम को अगर किलोग्राम में परिवर्तित करना होगा तो हमें 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा ये किलोग्राम में परिवर्तित हो गया। तो अब हमारा ये जो जितना रक्त हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है वो हो गया 25 गुणे 10⁻⁻6 किग्रा। ठीक है, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और एक और वैल्यू दी गई है जो कि एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, 10⁻15 किग्रा। तो इसीलिए हमने इस वैल्यू को भी किग्रा में कन्वर्ट किया, जिससे हम रक्त कणों की अनुमानित संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अनुमानित संख्या ज्ञात करेंगे तो जितना रक्त है उतने द्रव्यमान को हम ऊपर लिखेंगे और बटे में एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान हम नीचे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद कणों की संख्या निकालेंगे तो जो रक्त का द्रव्यमान है वो ऊपर रहेगा और बटे में एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान नीचे रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 गुणे 10⁻9 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, ये 10⁻15 है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 10⁻6 और प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, तो प्लस के साथ 9 बचेगा, तो 25 गुणे 10⁻9 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना भी रक्त दिया गया है इसमें वो मिलीग्राम में दिया गया है, इसको सबसे पहले आपको ग्राम में बदलना होगा, उसके बाद किलोग्राम में बदलना होगा, क्योंकि एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान भी किस में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। उसके बाद से चूंकि लाल रुधिर कणिका रक्त में ही होता है ना, इसीलिए रक्त का द्रव्यमान ऊपर रहेगा और एक कण का द्रव्यमान नीचे रहेगा, और डिवाइड करेंगे तो हमारे ऐसे कणों की अनुमानित संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। ठीक है, दूसरा है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और तीसरा ये कह रहा है कि वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, और चौथा है कि वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है वो समय होता है, वो दूरी होता है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष का जो काम है वो दूरी का मापना है। ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, और वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष
एक लाइट ईयर मतलब कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। तो इस वैल्यू को भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, और प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, एक वर्ष में तय करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप का है लेकिन बड़ा ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के एक गुटके की बीमा 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। MKS प्रणाली में गुटके का आयतन घन मीटर में होगा। देखिए ये सभी जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन इसको किस में निकालना है, घन मीटर में निकालना है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भी सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है उसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ही मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप जो है वो इन सब का गुणा कर दीजिए और इसका आयतन एक तरीके से निकाल दीजिए। गुणा का चिन्ह दिया ही गया है, तो आप इसका गुणा करके इसका आयतन निकाल लीजिए गुटके का, और उसके बाद आयतन निकालने के पश्चात आप इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, घन मीटर में चेंज कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है सबको हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सेंटीमीटर था, फिर यहाँ पे भी सेंटीमीटर था इसका मात्रक, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मतलब क्या, क्यूब। तो सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं या घन सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो इनको गुणा करने के पश्चात 2500 घन सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। अब इसको चूंकि MKS पद्धति में घन मीटर में आपको चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे घन के बारे में बात हो रहा है, घन सेंटीमीटर। तो यानी कि घन मतलब क्या, क्यूब किसी भी चीज़ का। तो अगर हम 100 से भाग देंगे तो 3 बार 100 से भाग देना होगा, क्योंकि यहाँ पे घन सेंटीमीटर है। केवल सेंटीमीटर रहता तो एक बार हम 100 से भाग दे देते। तो इस तरीके से हमने 3 बार 100 से भाग दिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा, यानी कि 1/400, और 1/400 का सॉल्व करेंगे हम तो इसको निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 2.5 गुणे 10⁻³ घन मीटर। तो इस तरीके से हमने इस गुटके के आयतन को घन मीटर में चेंज कर दिया। हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था वो घन सेंटीमीटर में दिया गया था। तो इसी तरीके से वैल्यूज को चेंज करने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है मापन चैप्टर से। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि पहचानने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये है कि जिस शब्द में आपको व नज़र आ जाए, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग ऐसे शब्द सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। जैसे त्वरण हो गया, त्वरण, तो त्वरण में भी व आ रहा है, तो व आ रहा है तो ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इस तरीके से अगर बल आ गया तो ब और व एक तरीके का लगता है, इसलिए बल भी क्या है, सदिश राशि है। इसी तरीके से वेग आ गया तो वेग में भी व दिख रहा है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा जो है वो ये सदिश राशि है। ठीक है, एक दो ऐसे शब्द हैं जो अपवाद हो सकते हैं, एक दो ऐसी राशियां हैं जो अपवाद हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या है, मैक्सिमम केस में हमारा जो व रहता है वो सदिश राशि रहता है। जैसे अगर द्रव्यमान के बारे में बात करें तो द्रव्यमान में ये पूरा व नहीं है, आधा व है, इसीलिए ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, जहाँ पे पूरा व नज़र आए वहाँ पे हमारा सदिश राशि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग जो है वो एक सदिश राशि है। इसके अलावा चाल, दूरी और समय, ये तीनों क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पिंड का त्वरण 0 है तो
तो उसका चाल समय ग्राफ होगा। एक पिंड का त्वरण क्या है, शून्य है, एक्सेलरेशन उसका शून्य है, तो उसका चाल समय ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले मैंने एक गति चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था चाल समय ग्राफ, चाल और यहाँ पे लिख देते हैं समय। अगर एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष अगर समय अक्ष को प्रदर्शित करे और वाई एक्सिस चाल को प्रदर्शित करे, तो त्वरण अगर शून्य है तो उसका समय चाल ग्राफ क्या होगा, ये एक्स अक्ष के समांतर होगा, यानी कि समय अक्ष के समांतर होगा। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि इस ग्राफ को देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यह स्पष्ट करता है कि पिंड का चाल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, ये बदल नहीं रहा है। समय की वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है आगे बढ़ने पे, लेकिन चाल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस स्थिति में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि चाल और वेग एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं त्वरण का डेफिनेशन, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इस ग्राफ में अगर हम ध्यान दें तो इसमें चाल क्या है, वेग क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये वाला आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो समय अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो सारा समय अक्ष से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है, तो समय अक्ष के समांतर रेखा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको समझना है। मैंने गति चैप्टर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राफ के बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो देखिए, न्यूटन की गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्रथम नियम है क्या, प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में है, तो वो गतिशील अवस्था में ही या फिर विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके विराम अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो ये है आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में और क्लास 11th में, तो इस चीज़ में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, ग्रहों की चाल से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किए थे उन्होंने केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसे आपको 9th में और 11th में भी पढ़ना है। तो ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप इसी तरीके से टेस्ट देना चाहते हैं, इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, बेझिझक आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपकी भरसक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़िए। सभी को बताइए कि पांडे जी टेक्निकल चैनल पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, रेगुलर आपका टेस्ट लिया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स का पूरा 1 से लेके 10 पार्ट तक टेस्ट लिया है और 10 पार्ट में हमने टोटल 50 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आप उन टेस्ट की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।